नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का खंड है भारत और समकालीन विश्व, इसमें हम लोग अब पहला पाठ पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। इसके बाद कुछ हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, तो उस फ्रांस की क्रांति के आखिर कारण क्या थे, कौन कौन से ऐसे कारण हैं फ्रांस की क्रांति के जो हुए थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसी घटना थी, और इसमें जो लुई 16वां वहाँ का शासक था, वंशानुगत शासन था, वहाँ फ्रांस से उसका शासन समाप्त हो गया और फिर फ्रांस में लोकतंत्र का आरंभ हो गया। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के लिए ढेर सारे वहाँ पे कारण हुए, क्योंकि वो राजा जो था लुई 16वां वो निरंकुश था। तो स्वतंत्रता पे सबसे पहला प्रतिबंध लगा। फ्रांस के जो भी लोग थे किसी भी तरह की स्वतंत्रता उनको प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी उनका प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म वालों पर अत्याचार किया जाता था और न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना की जाती थी। इसके अलावा जो एक व्यवस्था वहाँ पे थी जिसको लेत्र द काशे कहा जाता था। अब ये लेत्र द काशे क्या होता था, इसमें बिना कारण बताए कैद कर दिया जाता था, इसके लिए आदेश पत्र जारी कर दिया जाता था। और इससे क्या था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा और इसीलिए जो है जनता में असंतोष फैल रहा था कि बिना कारण बताए हमको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके अलावा जो मध्यम वर्ग था वहाँ पे फ्रांस में, अब उस मध्यम वर्ग को कहा जाता था बुर्जुआ वर्ग। और औद्योगिक क्रांति के बाद जो मध्यम वर्ग का तेजी से उदय हुआ, इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी नौकरी वाले जो पदाधिकारी थे वे आते थे। और फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था यही वर्ग महत्वाकांक्षी वर्ग था। और इस महत्वाकांक्षी वर्ग के कारण से ही उसमें कुलीन वर्ग को वो अपना शत्रु मानता था और कुलीन वर्ग उसको शत्रु मानता था। तो नेपोलियन ने उस समय ठीक ही कहा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका जो वास्तविक कारण था ये क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति में कि कुलीनों का ज्यादा घमंड था और स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। कुलीन ये चाहते थे कि मध्यम वर्ग के लोग उनके समकक्ष न आने पाए। और अतः फ्रांसीसी क्रांति का ये महत्वपूर्ण कारण था कि वहाँ का जो मध्यम वर्ग था सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था और इसके लिए वो विद्रोह का सामना करने के लिए भी तैयार था। इसके बाद और यदि कारणों को हम देखते हैं तो वहाँ का जो शासक था वो अयोग्य था, क्योंकि क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक लुई 16वां था वह एक अयोग्य शासक था, क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन में अधिक था और लुई 16वें ने राज्यारोहण के समय, जिस समय वो गद्दी पे सिंहासन पे बैठा था, उस समय जनता को उससे बहुत सारी आशा थी, लेकिन उस आशा पे पानी फिर गया, क्योंकि उसकी जो अदूरदर्शिता थी, कर्तव्यहीनता थी, उसके कारण से ही जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा जो दार्शनिकों का भी उस समय प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रांस के जो भी दार्शनिक थे प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की जो भी बुराइयां थीं उनसे लोगों को परिचित कराया उन दार्शनिकों ने। अब वो दार्शनिक कौन कौन से थे, उसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा अन्य बहुत सारे लेखक थे। उनकी विचारधाराएं सामने आई और फ्रांस में क्रांतिकारियों को दार्शनिकों ने प्रभावित किया।
इसके अलावा फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर के अपनी क्रांति के लिए वो तैयार हो गए। अब ये देखा जाए कि फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। अब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो कौन कौन से ऐसे प्रभाव पड़े कि यूरोप में उनका प्रभाव पड़ गया। फ्रांस में ऐसी क्रांति की कौन सी मशाल तेजी से जड़ी। तो क्या हुआ कि फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था, किसका था? लुई 16वें का था, उसका अंत हो गया। क्रांति के में जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना थी, उसका विकास हुआ क्रांति से। इसके अलावा जो न्याय व्यवस्था थी वो पुनर्गठित हो गई और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। सामंतों और पदाधिकारियों के लिए विशेष अधिकार लिए गए और सरकार ने उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार भी कर लिया। इसके अलावा यदि और देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्रांति के प्रभाव पड़े, तो इसमें नए संविधान द्वारा फ्रांस के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और जिससे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ किए। अनेक सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य किया, नई नहरें खोदी गई और नए नए बांध बनाए गए। ये सभी कार्य हुए। और साथ में यदि और देखते हैं हम तो फ्रांस के में जो राष्ट्रीय असेंबली थी, है ना, वहाँ मानव अधिकारों की घोषणा भी की गई। यूरोपीय देशों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इन देशों में भी आपने यही समानता नजर आने लगी। लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता चाहने लगे और वहाँ पे प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि यूरोप में निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासकों ने क्या किया, अपने देश की क्रांतिकारी गतिविधियों का निर्दयता पूर्वक दमन करना भी प्रारंभ कर दिया कि कहीं फ्रांस की जैसी घटना हमारे देश में भी न घटित हो जाए। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए और इसमें यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति से विश्व को लोकतंत्रीय सिद्धांत मिल गया कि सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रांस की क्रांति ने एक समाजवादी विचारधारा का भी विकास किया। क्रांति के नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया और जर्मन जो दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उनको इन सिद्धांतों ने प्रभावित किया और उसने मजदूरों की एकता पर भी जोर दिया। इस प्रकार आज हम लोग ने ये देखा कि फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से प्रमुख कारण थे और कैसे यूरोप के देशों को इसने प्रभावित किया। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और प्रॉपर हमसे चेक करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग अपने अभिभावकों के साथ समय निकाल करके आ जाइए और अपने फॉर्मों को फिलअप कर लीजिए। और इसके साथ ही बाकी फिर मिलने पे नेक्स्ट टर्न में हम लोग और बातें करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।